अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम BSN 7 सेमेस्टर के सब्जेक्ट और पोस्ट RN सेकेंड सेमेस्टर के सब्जेक्ट नर्सिंग थ्योरी के यूनिट नंबर 3 जो कि हमारे साथ ओवरव्यू ऑफ नर्सिंग थ्योरीज है, इसको आज हम डिस्कस करेंगे और इसको समझने की कोशिश करेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट है डियर स्टूडेंट। जितनी भी थ्योरीज है उन थ्योरीज़ को जो है आज के इस यूनिट में हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे और उस पर जो है थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ठीक है। आज के हमारे जो ऑब्जेक्टिव है वो मंदरजा झेल है। सबसे पहले हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ नर्सिंग थ्योरी को डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग थ्योरी की जो डेवलपमेंट है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और कब हुई थी। इसके साथ साथ जो डिफरेंट स्कॉलर्स और थ्योरीज थे उन्होंने जो थ्योरीज पेश की थी तो उस पर हम डिटेल के साथ क्या करेंगे, बात करेंगे। इसके अलावा जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज है उसको डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो नॉन नर्सिंग थ्योरीज और मॉडल है उस पर हम थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले बात करते हैं हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की। इन द अर्ली पार्ट ऑफ नर्सिंग हिस्ट्री नॉलेज was extremely limited and almost entirely task oriented। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम नर्सिंग हिस्ट्री के स्टार्ट की बात करें, ठीक है, इसकी शुरुआत की अगर हम बात करें तो शुरू में नर्सिंग जो था ये इसमें नॉलेज जो थी बहुत ज़्यादा कम मिकदार में थी और नॉलेज जो है बहुत ज़्यादा कम ही हुआ करती थी नर्सिंग में। और जितने भी टास्क हुआ करते थे तो वो क्या थे, वो एक्सपेरिमेंटल थे। मतलब एक दूसरे को देखकर लोग जो है बिल्कुल उसी तरह से करते थे जैसे उससे पहले जो लोग करते थे। तो एक दूसरे को फॉलो करते हुए क्या करते थे, सिर्फ स्किल्स सीखते थे, लेकिन स्किल्स के लिए जो नॉलेज रिक्वायर्ड थी वो नॉलेज इनके पास नहीं हुआ करती थी पहले ज़माने में। ठीक है। रोल ऑफ नर्सेज वर क्वेश्चन, व्हाट दे डू, फॉर whom, वेयर एंड व्हेन वर डिटरमाइन। इसी तरह से नर्सिस का क्या रोल है, ठीक है, किस तरह का किरदार होना चाहिए नर्सिस का। तो ये क्वेश्चन जो है तमाम लोगों के जहनों में थे कि नर्सिस जो है, नर्सिस को क्या करना चाहिए, किसके लिए करना चाहिए, कहाँ पर करना चाहिए और कब इनको जो है करना चाहिए। ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन जो थे सारे उस ज़माने के जो नर्सिंग थ्योरिस्ट और जो रिसर्चर थे तो उनके माइंड में इस तरह के सवालात जो है अक्सर उठा करते थे, लेकिन इसके हवाले से उनके पास किसी किस्म के सेटिस्फाइंग जवाब जो है वो नहीं थे मौजूद। ठीक है। द प्रोफेशनलाइजेशन ऑफ नर्सिंग हैज़ बीन एंड इज़ बीइंग ब्रॉट अबाउट थ्रू द डेवलपमेंट एंड यूजेस ऑफ नर्सिंग थ्योरी। फिर इसी तरह से फिर एक ऐसा ज़माना आया जिसमें नर्सिंग जो है ये प्रोफेशनलाइज होना शुरू हुई और इसकी प्रोफेशनलाइजेशन के पीछे जो वजह थी वो असल में नर्सिंग थ्योरीज की डेवलपमेंट और नर्सिंग थ्योरी के इस्तेमालात थी। ठीक है। जब नर्सिंग थ्योरी जो है टाइम के साथ साथ डेवलप होना शुरू हुई और लोगों ने जो है नर्सिंग थ्योरी के बेस पर जो है प्रैक्टिस करना शुरू की तो इसके ज़रिए जो नर्सिंग फील्ड था वो प्रोफेशनलाइज होना शुरू हुई। ठीक है। इसी तरह से फर्स्ट कॉन्फ्रेंस इन नर्सिंग थ्योरी में जो पहली कॉन्फ्रेंस हुई थी तो ब्रॉड लीडिंग स्कॉलर्स एंड थ्योरिस्ट टू डिस्कस एंड डिबेट ऑन इश्यूज रिगार्डिंग नर्सिंग साइंस एंड थ्योरी डेवलपमेंट। ठीक है। तो इस पहली कॉन्फ्रेंस में नर्सिंग थ्योरी के जो पहली कॉन्फ्रेंस में है इसमें जितने भी स्कॉलर और थ्योरिस्ट थे तो उन्होंने जो है नर्सिंग साइंस और थ्योरी डेवलपमेंट से रिलेटेड जितने भी इश्यूज थे उसको डिस्कस करना शुरू किया और उस पर जो है उन्होंने बहस मुबाहिसा शुरू किया। ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर इसके बाद हमारे साथ फ्लोरेंस नाइटिंगेल आती है जो कि 1854 में एक नर्सिंग थ्योरी पेश करती है जिसको उन्होंने नाम दिया था एनवायरमेंटल थ्योरी का। इस एनवायरमेंटल थ्योरी के जो 5 मेन एजम्पशन थे या मेन जो 5 कंपोनेंट थे, ठीक है, इस थ्योरी के वो मंदरजा झेल है। सबसे पहली बात इस एनवायरमेंटल थ्योरी में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने प्योर फ्रेश एयर के हवाले से की थी जो कि एक एनवायरनमेंट में होती है जहाँ पर हम अपने पेशेंट्स को, अपने क्लाइंट्स को क्या करते हैं, डील करते हैं। इसी तरह से दूसरा जो कंपोनेंट है वो है प्योर वाटर। तीसरा जो कंपोनेंट है वो है इफेक्टिव ड्रेनेज सिस्टम। चौथा जो कंपोनेंट है वो है क्लीन लाइननेस एंड पांचवा जो कंपोनेंट है वो है लाइटनिंग सिस्टम। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल थ्योरी फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपनी थ्योरी में ये बात बताई थी कि अगर आप चाहते हैं कि आपके जो पेशेंट है उनकी सेहत जो है वो जल्द बहाल हो जाए और उनकी सेहत में जो है जल्द से जल्द इम्प्रूवमेंट आ जाए, बेहतरी आ जाए, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप जिस इन्वायरमेंट में अपने क्लाइंट को डील कर रहे हैं उनको आप केयर दे रहे हैं तो
उस एनवायरनमेंट में फ्रेश एयर का होना ज़रूरी है, वहाँ पर उस पेशेंट को जो है पीने के लिए साफ़ पानी का होना ज़रूरी है। इसके साथ साथ उस एनवायरनमेंट का जो ड्रेनेज सिस्टम है, ठीक है, वो इफ़ेक्टिव होना चाहिए, प्रॉपर होना चाहिए। इसी तरह से साफ़ सुथराई जो है वहाँ पर होनी चाहिए, और इसके अलावा उस एनवायरनमेंट का जो लाइटनिंग सिस्टम है वो अप्रोप्रिएट होना चाहिए। अगर आप इन 5 कंपोनेंट को जहन में रखकर अपने एनवायरनमेंट को क्या करते हैं, बैलेंस रखते हैं, तो इससे ये होगा कि इससे आपके क्लाइंट की जो स्टेटस है उस पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असरात पड़ेंगे, और आपका क्लाइंट जो है वो फिर कंफर्टेबल महसूस करेगा, रिलैक्स महसूस करेगा, और वो फिर आपके साथ इस तरह के एनवायरनमेंट में कोऑपरेट भी करेगा ड्यूरिंग नर्सिंग प्रैक्टिस। ठीक है, तो ये 5 कंपोनेंट जो थे फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने अपने एनवायरमेंटल थ्योरी में जो है हमें बताए थे। ठीक है, सो एनी डिफिशियंसी इन वन और मोर ऑफ दीज फैक्टर्स could लीड टू impaired functioning of life processes और diminish health status। ठीक है, वही बात है जो कि मैंने आपको कही। कहते हैं कि अगर इन 5 कंपोनेंट में किसी एक कंपोनेंट को भी कोई इग्नोर करता है, ठीक है, तो इससे हमारे साथ जो फंक्शनिंग ऑफ लाइफ प्रोसेस जिस तरह से फंक्शन कर रही है तो उसमें ख़राबी आ जाएगी, या जो हेल्थ स्टेटस है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप अपने क्लाइंट को जो है हेल्दी देखना चाहते हैं, उसको रिकवर करना चाहते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि जिस इन्वायरमेंट में आप अपने क्लाइंट को केयर दे रहे हैं तो उस एनवायरनमेंट में ये 5 चीज़ों का होना ज़रूरी है। ठीक है, तभी आपकी जो केयर है वो इफ़ेक्टिव होगी और आपके क्लाइंट के हेल्थ स्टेटस जो है वो इम्प्रूव होगी। फिर इसी तरह से इन्होंने बताया कि हम किस तरह से इन 5 चीज़ों को अपनी नर्सिंग प्रैक्टिस में ला सकते हैं, इसको हम अप्लाई कर सकते हैं। सो पेशेंट आर टू बी पुट इन द बेस्ट कंडीशन फॉर नेचर टू एक्ट ऑन देम। It is the responsibility of nurses to reduce noise, to relieve patient anxieties and to help them to sleep। इसी तरह से दूसरी बात इन्होंने ये की थी कि as per most of the nursing theories, environmental adaptation remain the basis of holistic nursing care। अच्छा, पहली बात इन्होंने जो की थी वो ये की थी कि नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को एक ऐसा इन्वायरमेंट, एक ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जहाँ पर उस पेशेंट पर जो नेचर है वो अपने अच्छे असरात जो है वो आसानी से शो करते हो। जैसे कि नर्स की ये एक ज़िम्मेदारी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को ऐसा माहौल प्रोवाइड करे जहाँ पर किसी किस्म का शोर शराबा ना हो, और इसी तरह से पेशेंट की जो एंजाइटी लेवल है उसमें कमी आ जाए उस माहौल की वजह से, और इसके साथ साथ उसी माहौल की वजह से उसका जो स्लीप पैटर्न है वो इम्प्रूव हो, वो प्रॉपर तरीके से पुरसकून जो है नींद उनकी पूरी हो सकती हो। तो ये चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसको इम्प्रूव होने के लिए। इसी तरह से दूसरी बात ये की थी कि नर्सिंग जितनी भी नर्सिंग थ्योरीज़ है तो तकरीबन सारी थ्योरीज़ में जो एनवायरमेंटल एडाप्टेशन है इसको एक बुनियादी हैसियत हासिल है किसी भी किस्म के होलिस्टिक नर्सिंग केयर को देने के लिए। ठीक है, मतलब एनवायरनमेंट जो है ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है पेशेंट के हेल्थ के लिए, पेशेंट के सेहत के हवाले से एनवायरनमेंट की अपनी एक अहमियत है। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे साथ जो दूसरी साइंटिस्ट थी, थ्योरिस्ट थी, वो थी वर्जीनिया हेंडरसन। वर्जीनिया हेंडरसन जो थी इन्होंने 1964 में नर्सिंग नीड थ्योरी को पेश किया था। ठीक है, 1964 में इन्होंने जो नर्सिंग नीड थ्योरी को पेश किया था तो इस वजह से इनको जो है मॉडर्न नर्सिंग नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है, या 20th सेंचुरी नाइटिंगेल, 20वीं सदी की नाइटिंगेल के नाम से भी वर्जीनिया हेंडरसन को जाना जाता है। ठीक है, द यूनिक फंक्शन ऑफ द नर्स is to assist the individual sick or well in the performance of those activities contributing to health or its recoveries that he would perform unaided if he had the necessary strength, will or knowledge। ठीक है, अच्छा, वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी नर्सिंग नीड थ्योरी में जो बुनियादी बातें कही थी वो ये कही थी कि नर्सिस का जो यूनिक फंक्शन है जिसकी वजह से नर्सिस को माना जाता है, इनको पहचाना जाता है और इनकी एक पहचान है, वो ये है कि ये अपने क्लाइंट्स को, अपने जो इंडिविजुअल है उसको इस तरह से असिस्ट करे, उन तक इस तरह से रसाई हासिल करे कि उनकी जो डेली लाइफ एक्टिविटीज़ है, ठीक है, जो कि वो अपने रोज़मर्रा ज़िंदगी में करते थे तो
उसको परफॉर्म करने के लिए वो अपने क्लाइंट को क्या करे, असिस्ट करे, ठीक है। और उस वक्त तक इनको असेस करती रहे जब तक जो है वो इस काबिल ना हो कि वो बग़ैर किसी सपोर्ट के, बग़ैर किसी डिपेंडेंसी के जो है अपने काम खुद ब खुद कर सकते हो, ठीक है। इसी तरह से एंड टू डू दिस, इस तरह करने से और इस तरीके से करने से क्या होगा, टू हेल्प हिम गेन इंडिपेंडेंस एज रेपिडली एज पॉसिबल। तो अगर नर्स जो है वो अपने क्लाइंट को इस तरह से केयर देंगे, इस तरह से डील करेंगे, तो इससे ये होगा कि वो क्लाइंट जो है वो जल्द से जल्द खुद ब खुद जो है वो अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे और वो जो है दूसरों की जो मोहताजी है उससे जो है निकल जाएंगे और वो फिर ख़ुद से अपने काम जो है वो कर सकेंगे, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट बात जो है वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी नर्सिंग नीड थ्योरी में कही थी, जो कि उन्होंने 1964 में पेश की थी, ठीक है। इसी तरह से इसके जो 14 इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है वो ये है कि ब्रीथ नॉर्मली, क्लाइंट को जो है हमने इस काबिल बनाना है कि वो फिर नॉर्मली खुद ब खुद से सांस ले सकते हो। इसी तरह से ईट एंड ड्रिंक एडिक्वाइटली, वो खुद से जो है खाना पीना कर सकते हो। इसके साथ साथ एलिमिनेट बॉडी वेस्ट जो है उसको एलिमिनेट करने में उनको किसी किस्म की दुश्वारी ना हो। मूव एंड मेंटेन डिज़ायरेबल पोस्चर, वो डिज़ायरेबल पोस्चर को अपनी वेल के मुताबिक जो है उसको मेंटेन कर सकते हो, उसको जो है चेंज कर सकते हो। इसी तरह से उनकी जो स्लीप एंड रेस्ट पैटर्न है वो क्या हो, वो इम्प्रूव हो, बैलेंस हो। इसके अलावा सेलेक्ट सूटेबल क्लोथ, ड्रेस एंड अनड्रेस, इसके साथ साथ वो ऐसे ड्रेसिंग को जो है वो सेलेक्ट करे, ठीक है, जो कि उनके लिए क्या हो, सूटेबल हो। इसके अलावा मेंटेन बॉडी टेम्परेचर विद इन नॉर्मली रेंज बाय एडजस्टिंग क्लोथ एंड मॉडिफाइंग एनवायरनमेंट, अपनी जो बॉडी टेम्परेचर है उसको वो मेंटेन कर सकते हो। किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, उस एनवायरनमेंट के मुताबिक जो है क्लोथिंग को सेलेक्ट करते हुए कपड़े जो है मौसम के लिहाज से पहनते हो और इसके साथ साथ अपने लिए माहौल को जो है वो एडजस्ट कर सकते हो। इसके साथ साथ कीप द बॉडी क्लीन एंड वेल ग्रूम एंड प्रोटेक्ट द इंटीगोमेंट, ठीक है। इसी तरह से वो क्लाइंट जो है इस काबिल हो कि वो अपनी बॉडी को साफ रख सकते हो, वेल ग्रूम कर सकते हो और अपने आप को जो है इंटीगोमेंट से प्रोटेक्ट कर सकते हो। अवॉइड डेंजर्स इन द इन्वायरमेंट एंड अवॉइड इंजरीज अदर, इसी तरह से अपने आप को जो है ख़तरों से महफूज रखे और दूसरे लोगों को भी जो है इंजर्ड होने से बचा के रखे। इसके अलावा कम्युनिकेट्स विद अदर इन एक्सप्रेसिंग इमोशन, नीड्स, फियर्स और ओपिनियन, उनमें ये खसूसियत भी मौजूद हो कि वो दूसरे लोगों को क्या कर सकते हो, दूसरों लोगों के साथ वो बातचीत कर सकते हो जिसमें वो अपनी जो इमोशन है, अपनी जो नीड्स, फियर्स और ओपिनियन है वो दूसरे लोगों के साथ शेयर कर सकते हो। वर्शिप अकॉर्डिंग टू वन फेथ, और अपनी जो फेथ है, बिलीफ है, उसके मुताबिक वो क्या कर सकते हो, इबादत कर सकते हो। इसके साथ वर्क इन सच अ वे दैट देयर इज़ अ सेंस ऑफ अकम्पलिशमेंट, और इस तरह से काम करे कि उनको जो है उससे खुशी मिले, उनको जो है ये एहसास हो कि हाँ मैंने इस काम को मुकम्मल किया, ठीक है। इसके साथ साथ प्ले और पार्टिसिपेट इन वेरियस फॉर्म ऑफ रिक्रिएशन, और जितनी भी रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ है उसमें वो पार्टिसिपेट कर सकते हो। इसके अलावा लर्न, डिस्कवर और सेटिस्फाई द क्यूरियोसिटी दैट लीड टू नॉर्मल डेवलपमेंट एंड हेल्थ एंड यूज़ द अवेलेबिलिटी या अवेलेबल हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है। तो ये वो 14 पॉइंट है जो कि वर्जीनिया हेंडरसन ने अपनी जो नर्सिंग नीड थ्योरी है उसमें डिस्कस किए थे, जिसके ज़रिए हम जो है ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हाँ हमारे क्लाइंट अब इस काबिल हो गए हैं कि वो अपना ख्याल जो है वो खुद रख सकते हैं और वो अब दूसरों पर डिपेंडेंट नहीं है, ठीक है। फिर इसके बाद हमारे साथ जो तीसरे थ्योरिस्ट थे उनका नाम हिल्डगर्ड पेपलाय थे, जिन्होंने 1954 में एक थ्योरी पेश की थी जिसका नाम इंटरपर्सनल थ्योरी थी, ठीक है। फोकसेस ऑन द इंटरपर्सनल प्रोसेसेस एंड थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप दे डेवलप बिटवीन द नर्स एंड क्लाइंट। अब इस थ्योरी में हिल्डगर्ड पेपलाय ने जो इम्पोर्टेंट बात बताई थी या जिस बात पर उन्होंने जोर दिया था वो असल में नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप और इंटरपर्सनल प्रोसेसेस होते हैं उस पर दिया था, जिसमें इन्होंने ये बात की थी कि अगर पेशेंट और क्लाइंट, अगर नर्स और क्लाइंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बहाल हो तो इससे क्या होगा, इससे नर्स जो है वो थेरेप्यूटिकली अपने क्लाइंट को जो है आसानी के साथ डील कर सकेगा और क्लाइंट जो है वो आसानी से अपने नर्स के साथ फिर कोऑपरेट
करेगा ड्यूरिंग नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है। और इस तरह से उनकी जो रिकवरी है वो फिर आसानी से होंगी और जल्द होगी, ठीक है। तो इसके लिए जो हिलगर्ट पेपलाई हैं, इन्होंने 4 फेजेस जो है नर्सिंग पेशेंट रिलेशनशिप के बताए थे, जिसमें पहला जो फेज़ है वो हमारे साथ ओरिएंटेशन फेज़ होता है। ओरिएंटेशन फेज़ ये वो फेज़ होता है जिसमें नर्स और क्लाइंट जो है फर्स्ट टाइम एक दूसरे के साथ मुलाकात करते हैं, एक दूसरे को इंट्रो देते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ इनकी जान पहचान होती है। फिर हमारे साथ दूसरा फेज़ जो है या स्टेज जो है वो आइडेंटिफिकेशन है, तीसरा जो है वो एक्सप्लॉयटेशन है और चौथा जो है वो हमारे साथ रेजोल्यूशन स्टेज है, ठीक है। तो ये वो फेजेस है जिसके ज़रिए नर्स पेशेंट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो क्या होता है, डेवलप्ड होता है और डेवलपमेंट में नाकामी होती है अगर कोऑपरेट ना करे। फिर इसके बाद फेजी अब्दुल्ला ने 1960 में जो है 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी को पेश किया था, जिसमें उन्होंने 21 नुकात को पेश किए थे जिसका होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और जिसके होने से पेशेंट की जो हेल्थ स्टेटस है उसमें इम्प्रूवमेंट आती है, उसमें बेहतरी आती है, ठीक है। फेजी अब्दुल्ला ने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम में जो पॉइंट्स पेश किए थे उसमें पहला पॉइंट इन्होंने ये पेश किया था कि टू मेंटेन गुड हाइजीन एंड फिज़िकल कंफर्ट, नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट की जो हाइजीन है उसको गुड मेंटेन रखे, अच्छी तरीके से उसको मेंटेन रखे और इसके साथ साथ उनको फ़िज़िकल कंफर्ट जो है वो प्रोवाइड करे ताकि क्लाइंट जो है वो अपने आप को कंफर्ट महसूस करे। इसके अलावा टू प्रोमोट ऑप्टिमल एक्टिविटी, पेशेंट को जो है उनको मुख्तलिफ़ किस्म के एक्टिविटीज़ में जो है एंगेज रखे ताकि उनकी जो एक्टिविटी लेवल है वो उसमें भी इम्प्रूवमेंट आती रहे, जैसे कि पेशेंट की जो है एक्सरसाइज करते रहे, उनको जो है रेस्ट दिया करे और उनकी जो स्लीप पैटर्न है उसको जो है बहाल किया जाए ताकि वो प्रॉपर तरीके से अपने रोज़मर्रा के काम जो है वो करने के काबिल हो, रेस्ट कर सकते हो और उनके जो स्लीपिंग पैटर्न है वो क्या हो, वो दोबारा से रिस्टोर हो जाए, ठीक है। और नींद के टाइम नींद करे और काम के टाइम काम करे, ठीक है। इसके अलावा टू प्रोमोट सेफ्टी थ्रू प्रिवेंशन ऑफ एक्सीडेंट, इंजरी और अदर ट्रॉमा एंड टू थ्रू प्रिवेंशन ऑफ द स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन। इसी तरह से नर्सिस की ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो प्रिवेंशन के ज़रिए अपने क्लाइंट को क्या करे, अपने क्लाइंट को सेफ करे किसी भी किस्म के एक्सीडेंट होने से, इंजरी होने से या किसी दूसरे ट्रॉमा से बचाने के लिए जो है नर्सिस क्या करे, अपने क्लाइंट की जो सेफ्टी है उसको बेहतर बनाए। इसके अलावा टू मेंटेन गुड बॉडी मैकेनिक्स एंड प्रिवेंट एंड करेक्ट डिफॉर्मिटी, इसके अलावा नर्सिस की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अपने क्लाइंट को इस काबिल बनाए कि वो प्रॉपर तरीके से अपने जो एक्टिविटीज़ है, ठीक है, या जो फंक्शन है उसको जो है वो कर सकते हो और किसी किस्म की अगर डिफॉर्मिटी हो, कोई ख़राबी हो तो उसको जो है नर्सिस क्या करे, करेक्ट करे। इसके अलावा टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू ऑल बॉडी सेल्स, नर्सिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी है कि वो अपने क्लाइंट की जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसको भी मेंटेन रखे। अगर सर्कुलेटरी सिस्टम मेंटेन होगा, हीमोडायनेमिक सिस्टम जो है वो मेंटेन होगा, तो इससे पूरी बॉडी पार्ट्स में ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो प्रॉपर तरीके से होगी और किसी भी बॉडी के सेल्स जो है वो ऑक्सीजन से महरूम नहीं रहेंगे, ठीक है। इसी तरह से जो छठी बात फी अब्दुल्ला ने अपनी थ्योरी में की थी वो ये की थी कि टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ न्यूट्रिशन फॉर ऑल बॉडी सेल्स, के पेशेंट की जो न्यूट्रिशन है वो भी मेंटेन होनी चाहिए, बरकरार होनी चाहिए ताकि बॉडी का कोई भी सेल जो है वो ग़िज़ा से महरूम ना रहे और उसको जो है प्रॉपर अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो मिलती रहे, जिसकी वजह से वो फिर प्रॉपर फंक्शनिंग करेगी। इसके साथ साथ टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ एलिमिनेशन, इसके साथ साथ जो एलिमिनेशन पैटर्न है वो भी जो है नर्सिस क्या करे, उसको मेंटेन रखे और पेशेंट को जो है किसी किस्म की डिसयूरिया ना हो या यूरिनरी रिटेंशन ना हो या यूरिनरी उनको जो है क्या कहते हैं डिसफंक्शन ना हो, ठीक है। इसी तरह से जो एलिमिनेशन जितने पैटर्न है उसमें किसी किस्म का प्रॉब्लम ना हो, मतलब कंस्टिपेशन ना हो या डायरिया उनको जो है ना हो, ठीक है। तो
इससे जो है वो अपने क्लाइंट को क्या करेंगे, बचा के रखेंगे। इसके साथ साथ टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस, और वो अपने क्लाइंट की जो फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट है उसको मेंटेन रखे, उसको बैलेंस में रखे। ठीक है, इसी तरह से टू रिकॉग्नाइज द फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज ऑफ द बॉडी टू डिजीज कंडीशन, जैसे कि पैथोलॉजिक, फिजियोलॉजिक एंड कंपेंसेटरी। इसके अलावा नर्सिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो अपने क्लाइंट की जो फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज है उसको भी मेंटेन रखे। ठीक है, ताकि वो अगर उसकी बॉडी पर कोई फॉरेन ऑब्जेक्ट अटैक करता है, हमला करता है, तो उसके जो फिजियोलॉजिकल फंक्शन है, जो इम्यून सिस्टम है, वो फिर इस काबिल हो कि वो उस इन्फेक्शन के अगेंस्ट जो है इम्यूनिटी रिस्पॉन्सेज जो है वो दे सकते हो। ठीक है, इसके अलावा टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ रेगुलेटरी मैकेनिज्म एंड फंक्शन, और जितने भी रेगुलेटरी मैकेनिज्म और फंक्शन है उसको वो मेंटेन रखे। इसके अलावा टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ सेंसरी फंक्शन, जितने भी सेंसरी फंक्शन है वो मेंटेन रहे। इसके साथ साथ टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट पॉजिटिव एंड नेगेटिव एक्सप्रेशन, फीलिंग्स एंड रिएक्शन। इसके अलावा नर्सिस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये भी बनती है कि वो अपने क्लाइंट की जो पॉजिटिव नेगेटिव एक्सप्रेशन है, उनकी जो फीलिंग्स और रिएक्शन है उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हो और उसको एक्सेप्ट करते हो, जिसके बेस पर फिर उनकी जो है मज़ीद ट्रीटमेंट की जाती है, मज़ीद इनको केयर दिया जाता है। इसके साथ साथ टू आइडेंटिफाई एंड एक्सेप्ट इंटर रिलेटेडनेस ऑफ इमोशन एंड ऑर्गेनिक इलनेस। अगर उनको किसी किस्म की ऑर्गेनिक इलनेस हुई है तो उस इलनेस की वजह से उनके जो इमोशंस होते हैं तो उसको आइडेंटिफाई करना, एक्सेप्ट करना, ये नर्सिस की जिम्मेदारी है। इसके साथ टू फैसिलिटेट द मेंटेनेंस ऑफ इफेक्टिव वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरह से वो अपने क्लाइंट की जो वर्बल और नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है उसको इफेक्टिवली बना सकते हैं और मेंटेन रख सकते हैं, तो ये किसकी ज़िम्मेदारी है, ये नर्सिस की ज़िम्मेदारी है। इसके अलावा टू प्रोमोट द डेवलपमेंट ऑफ प्रोडक्टिव इंटरपर्सनल रिलेशनशिप, कि नर्स और पेशेंट के दरमियान जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है, ठीक है, उसको क्या करे, उसको वो प्रोडक्टिव बनाए। ठीक है, मतलब उससे फिर नर्स जो है वो क्या कर सकते हो, फ़ायदा उठा सकते हो और पेशेंट को जो है वो प्रॉपर तरीके से केयर दे सकते हो। To facilitate progress toward achievement and personal spiritual goals and to create or maintain therapeutic environment, इसी तरह से ऐसे माहौल को वो क्रिएट करे, बनाए, जिससे क्लाइंट को जो है केयर दिया जा सकता हो और आसानी से क्लाइंट जो है वो अपने नर्स के साथ कोऑपरेट करते हो। इसके अलावा मज़ीद जो फ़े अब्दुल्ला हैं जिन्होंने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी को पेश किया था, इसमें कहा था कि टू फैसिलिटेट अवेयरनेस ऑफ सेल्फ इज़ एन इंडिविजुअल विद वेरिंग फिजिकल, इमोशनल एंड डेवलपमेंटल नीड्स। इसी तरह से नर्स ने जो है, नर्स की एक जिम्मेदारियों में से एक जिम्मेदारी ये भी है कि वो अपने क्लाइंट को ये बावर कराए, ये इंश्योर कराए कि उनकी जो नीड्स है या वो जो है दूसरे लोगों से क्या है, अलग है, और हर एक बंदा जो है वो दूसरे से क्या होता है, मुख्तलिफ होता है। किसके बेस पर, फिज़िकल, इमोशनल और डेवलपमेंटल नीड्स के बेस पर। ठीक है, और इनके जो ज़रूरियात है, इनके जो नीड्स होते हैं वो भी एक दूसरे से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसी तरह से उन्होंने मज़ीद अपनी थ्योरी में ये कहा था कि टू एक्सेप्ट द ऑप्टिमम पॉसिबल गोल्स इन द लाइट ऑफ लिमिटेशन फिजिकल एंड इमोशन। ठीक है, अपने क्लाइंट्स के जो फिज़िकल जो इमोशनल लिमिटेशन है उसकी मौजूदगी में जो है उसके बेस पर हम अपने क्लाइंट के लिए ऐसे गोल जो है वो बनाए जिसको वो जो है आसानी से क्या कर सकते हो, अचीव कर सकते हो। इसके साथ टू यूज़ कम्युनिटी रिसोर्सेज एज एन एड इन रिजॉल्विंग प्रॉब्लम दैट अराइजेस फ्राम इलनेस। बीमारी की वजह से उनको जो मसाइल दरपेश आए हुए हो तो उन मसाइल को जो है नर्सेज क्या करेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज को यूज़ करते हुए क्या करेंगे, रिजॉल्व करेंगे। और इसी तरह से टू अंडरस्टैंड द रोल ऑफ सोशल प्रॉब्लम एज इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर इन द काज ऑफ इलनेस, और माशरती जो किरदार होता है उसको जो है एज ए स्टिमुलस के तौर पर जो है नर्स और क्लाइंट दोनों जो है कंसीडर करे, एक्सेप्ट करे, और इसको जो है फिर क्या करे, इसको फिर वो
अपने इन्वायरमेंट के मुताबिक उसको मॉडिफाई करके उससे फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये वो 21 नर्सिंग प्रॉब्लम पॉइंट्स थे जो कि फ़े अब्दुल्ला ने अपने 21 नर्सिंग प्रॉब्लम थ्योरी में मेंशन किए थे, जिसका अगर हम ख्याल रखें या इसको अगर नर्सेज जो है फॉलो करें तो इससे उनके क्लाइंट की जो हेल्थ स्टेटस है उस पर बहुत ज़्यादा मुस्बत असरात जो है वो पड़ेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद इमोजीन किंग ने जो है 1971 में एक थ्योरी पेश की थी जिसको थ्योरी ऑफ गोल अटेनमेंट कहते हैं, जिसमें इन्होंने ये बातें की थी कि अगर कोई शख्स जो है वो अपने गोल्स को अचीव करना चाहता है तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो मुख्तलिफ़ चीज़ों के हवाले से उनका जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो, जिसमें इंटरेक्शन आ गई, लोगों की परसेप्शन, कम्युनिकेशन, ट्रांजैक्शन, सेल्फ रोल, स्ट्रेस, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इसके साथ साथ टाइम एंड स्पेस जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं और बहुत ज़्यादा मैटर करती है किसी भी किस्म के गोल को अटेन करने के लिए, हासिल करने के लिए। ठीक है। इसके अलावा इमोजीन किंग ने ये बात भी की थी कि नर्सिंग जो है ये एक ऐसा प्रोसेस ऑफ एक्शन, रिएक्शन और इंटरेक्शन है जहाँ पर नर्स और क्लाइंट जो है ये एक दूसरे के साथ अपनी जो परसेप्शन होती है नर्सिंग के हवाले से या नर्सिंग सिचुएशन के हवाले से वो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, शेयर करते हैं। और इसी तरह से नर्स और क्लाइंट जो है ख़ास किस्म के गोल्स, प्रॉब्लम और अपने जो कंसर्न होते हैं उसको एक दूसरे के साथ शेयर करते हुए उसके लिए एक बेहतरीन रास्ता जो है निकालते हैं जिसके ज़रिए वो अपने गोल्स को क्या करते हैं, अचीव करते हैं। इसी तरह से डोरोथी ओरियम जिन्होंने 1971 में सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी को पेश किया था, इसमें इन्होंने ये बात की थी कि पीपल शुड बी सेल्फ रिलायंट एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन केयर एंड अदर इन देयर फैमिली नीडिंग केयर, कि हर एक बंदे को चाहिए कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो और वो अपनी ज़रूरियात को जो है ख़ुद पूरा कर सकते हो और अपना ख्याल जो है ख़ुद रख सकते हो। और इसी तरह से इनके जो फैमिली मेम्बर है तो वो भी जो है अपनी जो ज़रूरियात है उसके मुताबिक अपनी केयर जो है वो ख़ुद कर सकते हो और ख़ुद अपना ख्याल रख सकते हो। ठीक है। तो इस सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी में डोरोथी ओरियम ने जो है ये बातें बताई थी। इसी तरह से डोरोथी ओरियम ने जो है इस थ्योरी को 3 इंटर रिलेटेड थ्योरी से मिलाकर इस थ्योरी को बनाया था, जिसमें एक थ्योरी हमारे साथ थ्योरी ऑफ सेल्फ केयर है, दूसरी हमारे साथ सेल्फ केयर डेफिसिट थ्योरी है और तीसरी हमारे साथ थ्योरी ऑफ नर्सिंग सिस्टम है। Nursing is an art through which practitioner of nursing gives specialized assistance to persons with disabilities which make more than ordinary assistance necessary to meet needs for self-care। इसी तरह से इन्होंने जो है ये बात बताई थी कि नर्सिंग जो है ये हमारे साथ एक ऐसा आर्ट है, एक ऐसी फ़न है जिसके ज़रिए जो प्रैक्टिशनर होते हैं जो कि केयर दे रहे होते हैं तो वो ख़ास किस्म की असिस्टेंस या ख़ास किस्म की सपोर्ट जो है अपने ऐसे लोगों को देते हैं जो कि डिसेबल होते हैं, जो कि अपने कामों को ख़ुद नहीं कर सकते। तो इस सपोर्ट की वजह से वो फिर इस काबिल हो जाते हैं कि वो अपनी जो सेल्फ केयर ज़रूरियात है उसको बआसानी से पूरा करने के काबिल हो जाते हैं। इसके अलावा द नर्स आल्सो इंटेलिजेंटली participate in the medical care the individual receive from the physician। और इसी तरह से जो नर्सेज होते हैं तो वो इंटेलिजेंसी के बेस पर जो है जो फिजिशियन की तरफ से उनको मेडिकल केयर दी गई होती है तो उस मेडिकल केयर को यकीनी बनाने के लिए भी नर्सेज जो है अपना एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। फिर इसी तरह से बीटी न्यूमैन ने 1972 में एक मॉडल पेश किया था जिसको सिस्टम मॉडल कहते हैं। इसमें इन्होंने ये बात की थी कि इट प्रोवाइड अ कम्प्रिहेंसिव, फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक एंड सिस्टम बेस्ड पर्सपेक्टिव फॉर नर्सिंग। बीटी न्यूमैन ने जो है नर्सिंग के लिए एक फ्लेक्सिबल, होलिस्टिक और सिस्टम बेस्ड पर्सपेक्टिव जो है वो पेश किया था, जिसमें इन्होंने ये बात की थी कि ह्यूमन बीइंग जो है ये असल में एक ओपन सिस्टम की तरह है। ठीक है। ह्यूमन बीइंग जो है ये एक ओपन सिस्टम की तरह है जो कि मुसलसल इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, इंटरेक्शन करते हैं और इसी तरह से ये इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर जो है इनको क्या करती है, इन पर असरअंदाज होती है। इसी तरह से द ह्यूमन इज़ कॉन्स्टेंट चेंज और इसी तरह से ह्यूमन बीइंग जो है वो इन्वायरमेंट के साथ साथ मुख्तलिफ
इन्वायरमेंट के साथ साथ मुसलसल जो है वो अपने आप में जो है चेंजेस लाते हैं, अपने आप को जो है इन्वायरमेंट के मुताबिक जो है अपने आप में मॉडिफिकेशन लाते हैं, अपने आप को जो है इन्वायरमेंट के साथ क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं और अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। और अगर इसके बरक्स हो, मतलब वो अपने आप को उस इन्वायरमेंट के साथ एडजस्ट ना कर पाए, तो इसकी वजह से फिर उनको जो है मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियां हैं वो लाहक हो जाती है। फिर इसी तरह से मायरा लेविन ने जो है 1973 में एक कंजर्वेशन मॉडल पेश किया था, जिसमें इन्होंने जो है ये बात की थी कि हमारे साथ जो ह्यूमन बीइंग है तो ये मुसलसल अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन में होते हैं, मुसलसल ये अपने इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन करते हैं और इसी तरह से इन्वायरमेंट में मौजूद मुख्तलिफ़ फैक्टर्स जो है ये ह्यूमन बीइंग को क्या करते हैं, असरानंदाज करते हैं। ह्यूमन बीइंग की जो हेल्थ स्टेटस है उसको क्या करती है, असरानंदाज करती है। सो इसलिए नर्सिस को चाहिए कि जब उनके पास जो क्लाइंट आते हैं, जो पेशेंट्स आते हैं, तो वो अपने पेशेंट्स की जो एनर्जी है उसको क्या करे, उसको कम से कम यूज़ करे, ठीक है, उसको कंजर्व रखे। इसके साथ साथ उनकी जो स्ट्रक्चर इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसको भी मेंटेन रखे, ठीक है। इसके साथ साथ उनकी जो पर्सनल इंटीग्रिटी है, ठीक है, उसको भी क्या करे, कंजर्व रखे। मतलब यह है कि उनकी जो सोशल इंटीग्रिटी है उसको भी क्या करें, कंजर्व रखें। मतलब माशरती उनके जितने भी प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उन प्रॉब्लम को उनसे दूर किया जाए और इसी तरह से उन प्रॉब्लम के साथ इनका इंटरेक्शन को जो है वो कम से कम किया जाए, ताकि उनको जो है ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ना हो और वो जो है अपने आप को रिलैक्स महसूस करे और अपने आप को जो है थोड़ा सा कंफर्टेबल महसूस करे। तो मायरा लेविन ने जो है 1973 में जो है ये कंजर्वेशनल मॉडल जो है ये पेश किया था। फिर इसी तरह से अगर हम मज़ीद बात करें सिस्टर कैलिस्टा रॉय की, तो सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने जो है 1976 में एडाप्टेशन मॉडल पेश किया था। रॉ adaptation model is one of the widely applied nursing model in nursing practice, education and research। जो सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने अपना एडाप्टेशन मॉडल पेश किया था, तो इसको जो है नर्सिंग मॉडल में या नर्सिंग फील्ड में जो है नर्सिंग प्रैक्टिस, एजुकेशन और रिसर्च के हवाले से इसको जो है वाइडली एक्सेप्टेबल और वाइडली यूजेबल मॉडल जो है माना जाता है। Nursing goals are to promote adaptation for individuals and groups in the 4 adaptive model, thus contributing to health, quality of life and dying with integrity। सिस्टर कैलिस्टा रॉय ने अपने जो अडाप्टेशन मॉडल है इसमें ये बात की थी कि नर्सिंग गोल्स आर, नर्सिंग के जो मकासद होते हैं या नर्सिस के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो अपने क्लाइंट्स की जो अडाप्टेशन प्रोसेस है उसको प्रमोट करना होता है, ठीक है। और इसको प्रमोट करने के लिए उन्होंने जो है 4 अडाप्टिव मूड्स को जो है वो शेयर किए थे, जिसके ज़रिए लोगों की जो हेल्थ है उसमें जो है इम्प्रूवमेंट आ सकती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है वो इम्प्रूव हो सकती है या वो डिग्निटी के साथ इस दुनिया से रुखसत हो सकते हैं। जिसमें पहला जो मूड है वो हमारे साथ फिज़िकल मूड है, दूसरा मूड जो है हमारे साथ सेल्फ कंसेप्ट ग्रुप आइडेंटिटी मूड है, तीसरा रोल फंक्शन मूड है और चौथा हमारे साथ इंटरडिपेंडेंस मूड है, ठीक है। इसी तरह से जीन वॉटसन ने 1979 में एक थ्योरी पेश की थी जिसको थ्योरी ऑफ ह्यूमन केयरिंग कहते हैं। सो केयरिंग कैन बी इफेक्टिवली डिमॉन्स्ट्रेटेड एंड प्रैक्टिस ओनली इंटरपर्सनली, ठीक है। केयरिंग जो है इसको हम इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं ओनली इंटरपर्सनली, अगर नर्स क्लाइंट के दरमियान रिलेशनशिप जो है वो खुशगवार हो, क्लाइंट जो है वो अपने नर्सिस के साथ कोलैबोरेट करते हो और नर्सिस जो है वो अपनी ज़िम्मेदारियों को, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बखूबी निभाते हो, तो इससे ये केयरिंग प्रोसेस जो है ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिवली हो जाता है। इसके अलावा केयरिंग कंसिस्ट ऑफ क्रिएटिव फैक्टर्स पर जो है ये मुश्तमिल होता है, जिसकी वजह से ह्यूमंस नीड जो है वो क्या होते हैं, सेटिस्फाई होते हैं और ह्यूमंस के जो नीड्स हैं वो फिर पूरे होते हैं। इसके अलावा इफ़ेक्टिव केयरिंग प्रोमोट हेल्थ एंड इंडिविजुअल और फैमिली ग्रोथ। अगर आप जो है प्रॉपर तरीके से अपने क्लाइंट को केयर देते हैं तो इससे उनकी जो हेल्थ है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आएगी, इंडिविजुअल और फैमिली की जो ग्रोथ है उसमें भी क्या आएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। ऑरलैंडो ने जो है एक थ्योरी पेश की थी जिसको डायनेमिक नर्स पेशेंट रिलेशनशिप के नाम से जाना जाता है। द रोल ऑफ द नर्स इज़ टू फाइंड आउट एंड मीट द पेशेंट इमीडिएट नीड्स फॉर हेल्प। इस थ्योरी के मुताबिक ऑरलैंडो ने जो है ये बात की थी कि नर्सिस का जो
किरदार है वो ये है कि वो अपने क्लाइंट्स के जो नीड्स है उसको फाइंड आउट करे और उस नीड्स को जो है उसी मुताबिक, उसी तरह या उसी टाइम या जल्द से जल्द जो है वो पूरे किए जाए। ठीक है, तो पेशेंट प्रेजेंटिंग बिहेवियर में भी प्ली फॉर हेल्प। इसी तरह से मुख्तलिफ पेशेंट जो बिहेवियर शो करते हैं तो उन बिहेवियर से हम जो है ये मालूम कर सकते हैं कि उनको मदद की ज़रूरत है या नहीं। ठीक है, और इसी तरह से वो जो बिहेवियर शो करते हैं तो वो अपने नीड्स की वजह से जो है उस तरह के बिहेवियर क्या करते हैं, शो करते हैं। इसलिए देयरफॉर नर्सेज नीड टू यूज़ देयर परसेप्शन थॉट्स अबाउट द परसेप्शन and or the feelings engendered from their thoughts to explore with patient the meaning of their behavior। ठीक है, तो इसलिए नर्सिस को चाहिए कि वो अपने परसेप्शन को यूज़ करते हुए क्लाइंट्स की जो बिहेवियर है उसको क्या करे, उसको इंटरप्रेट करे, उसको एनालाइज करे और उससे जो है इंफॉर्मेशन हासिल करे और जानने की कोशिश करे कि हमारे क्लाइंट को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो ऑरलैंडो ने जो है ये थ्योरी पेश की थी जिसमें उन्होंने जो है नर्स पेशेंट के रिलेशनशिप पर ख़ास तौर पर बात की थी। इसके अलावा जो हाल्स थ्योरी है, हाल्स थ्योरी में जो है इसमें केयर, कोर और क्यूर के हवाले से बात की थी। द थ्योरी कंटेन 3 इंटरडिपेंडेंट बट इंटरकनेक्टेड सर्कल, जिसमें हमारे साथ कोर किसे कहते हैं, कोर से मुराद वो पेशेंट जिनको केयर दी जा रही होती है प्रोफेशनल नर्सिस से, तो इसको क्या कहते हैं, कोर कहते हैं। जबकि केयर से मुराद वो अटेंशन जो कि पेशेंट को दी जा रही होती है प्रोफेशनल मेडिकल प्रोफेशनल्स के ज़रिए, तो उसको हम क्या कहते हैं, केयर कहते हैं। केयर मीन्स द अटेंशन गिवन टू पेशेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशन, या क्यूर मीन द अटेंशन गिवन टू पेशेंट बाय द मेडिकल प्रोफेशन इज कॉल्ड केयर एंड क्यूर। ठीक है, फिर इसी तरह से हमारे साथ थ्योरीज कैन आल्सो बी कैटेगराइज एज नीड थ्योरी है, हमारे साथ इंटरेक्शन थ्योरी है, आउटकम थ्योरी है और ह्यूमनिस्टिक थ्योरी है। तो इन थ्योरीज को हम आगे डिटेल के साथ जो है 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक जो है इस यूनिट की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में जो है मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट यूनिट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।